हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 7, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि कल एनटीपीसी का भी वैकेंसी रिलीज़ हो गया है। लगभग 10,000 से ज़्यादा पोस्टेज हैं और जेई का भी इससे पहले ही रिलीज़ हो गया है। तो आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे डलवा वीडियो की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल से जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप जब भी प्रैक्टिस सेट करें, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें। और आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है एम्पियर, सी है न्यूटन और डी है ओम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैलोरी आपका एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी आपका ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है, इसे याद रखिएगा, सीजीएस मात्रक है। ठीक है। न्यूटन आपका जो है आपका एसआई मात्रक है, किसका है? यह आपका बल का एसआई मात्रक है। ठीक। एम्पियर भी आपका एसआई मात्रक है, किसका है? धारा का। और ओम भी एसआई मात्रक है, किसका? प्रतिरोध का। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। और हम आपके लिए जल्द ही LPCB2 का जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है उसको भी लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, बी है पश्च मस्तिष्क, सी है रीढ़ की हड्डी और डी है अग्र मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पश्च मस्तिष्क है यह अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, इसे याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि जो ब्रेन का भाग है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है या सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, आपको हो जाएगा फोर ब्रेन सबसे बड़ा, उसके बाद आपका हो जाएगा हिंड ब्रेन, उसके बाद आपका हो जाएगा मिड ब्रेन। ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा आपका अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क होता है, और मिड ब्रेन क्या होता है? सबसे छोटा होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या आपको निकालना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को तैयार रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है कि ये यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और P बराबर जो होता है वह E के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो प्रोटॉन कितना है? 15, न्यूट्रॉन कितना है? 22, तो टोटल कितना हो गया आपका? 37। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, बी है टैकोमीटर और सी है एनीमोमीटर और डी है क्रोनोमीटर। तो याद रखिएगा, जो शाफ्ट की आवर्तन गति होती है वह आपकी टैकोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु का शक्ति या वेग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्रोनोमीटर का उपयोग आपको पता है कि जलयानों में समय का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसलिए कलेक्शन लिया ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए कि आपने कितना तैयार रखा है, कितना तैयार नहीं कर रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसके साथ ही हम आपका एनटीपीसी का जीके के प्रश्न लाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आज से इसको चालू कर देंगे। ठीक है, प्रश्न है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करना नहीं करता है। ठीक है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है फेफड़ा। फेफड़ा आपका उत्सर्जन अंग है। फेफड़ा से आपका बहुत सारे गैसें निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब यहाँ से ही निकलता है, फेफड़ा से निकलता है। आपका हो गया सी त्वचा। त्वचा से आपका पसीना निकलता है। ठीक है, यह भी उत्सर्जन का कार्य करता है। बड़ी आंत से क्या होता है कि अपचित भोजन आपका मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो यह भी उत्सर्जन अंग का कार्य करता है। लेकिन छोटी आंत में उत्सर्जन का कार्य नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो छोटी आंत है यह उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा याद रखिएगा, और भी छोटी आंत जो होता है यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी। तो संयोजकता पहले जान लेते हैं, संयोजकता होता क्या है। किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन का साझा करना संयोजकता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका हो गया सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, आपका हो जाएगा 2, 8 और 1। यानी कि आपको पता है कोई परमाणु अस्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो त्याग करेगा। तो याद रखिएगा, जिस भी तत्व के बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह साझा करता है, और उसके बाद जब 5, 6, 7 होता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इससे याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा करेगा, जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका है समूह 17। समूह 17 में हैलोजन आते हैं। हैलोजन जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब तत्व आते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक, इसका 17 होता है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, 9 का मतलब हो जाएगा 2, 8, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, इसका हो जाएगा 2 और 7। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यह हो जाएगा F-1, यानी कि इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। इसलिए समूह 17 के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 1 ही होगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा और डी है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो याद रखिएगा, बांध पहले समझ लीजिए बांध होता क्या है, तब ना आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो बांध होता है इसके पीछे क्या होता है, जल इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, जल इकट्ठा होता है, यानी कि इधर क्या होता है, जल होता है। अब नीचे क्या होता है, टरबाइन होता है। ठीक है, तो ऊपर जल क्या है आपका, स्थिर है। तो स्थिर है तो यानी कि ऊंचाई पे स्थित है ना, तो उसमें क्या कौन सी ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा हुई। ठीक है, तो बाद में जो पानी संग्रहित होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जैसे विद्युत से आपका मोटर चलता है, ठीक है, फैन चलता है, ये सब विद्युत ऊर्जा के कारण ही चलता है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन है फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, बी है फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना,
सी है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना और डी है फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। तो याद रखिएगा, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि नहीं करता है, यह फेफड़ों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। कुपिकाएँ क्या होती हैं, जैसे कि आपका अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, बहुत सारी कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है, ऐसे 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 कुपिकाएँ होती है। यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या करता है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है जिंक और डी है कैल्शियम। तो याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से ज़्यादा सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है, लेकिन जिंक एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम के बारे में जान लेते हैं। सोडियम आपका सबसे नर्म धातु है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। यह सबसे अभिक्रियाशील तत्व है, इसको हम खुले में नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। अगर खुले में रखेंगे तो यह तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम भी जो धातु है बहुत ही क्रियाशील धातु है, ठीक है। इसकी संयोजकता 2 होती है और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसे भी याद रखिएगा। मैग्नीशियम रिबन को यदि आप जलाएंगे तो आप बहुत ही तीक्ष्ण प्रकाश देता है, जैसे वेल्डिंग होता है ना तो तेज प्रकाश निकलता है, जैसे फोटो कैमरा से तेज प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो बहुत तेज़ी से प्रकाश निकलता है, बहुत सफ़ेदी वाला, ठीक है। उसके बाद आपका कैल्शियम है। कैल्शियम जो कि ठंडे पानी से तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और जब पानी में डालेंगे तो उसमें से क्या वाष्प निकलेगा, यानी कि ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग निकालना है। तो संवेग का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। P बराबर कितना होता है, एम भी। एम का मान कितना है 14, भी का मान कितना है 28, यानी कि 8 चौका 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो न्यूमेरिकल जितने भी आए आपको सारे ऑप्शन पे ध्यान देना है। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आपको यूनिट डिजिट पे जाइए, यानी कि लास्ट वाली संख्या को से उस प्रश्न का हल कीजिएगा, ठीक है। तो 4 × 32, लास्ट में 2 आएगा, और आपको पता है कि 14 और 28 गुणा करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, इसको काट दीजिए, और बटे में भी आएगा नहीं, इसको भी काट दीजिए। कितना आएगा, 392 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समय बचाना है, सिर्फ लास्ट संख्या को ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो कौन करता है, यह आपका प्लाज्मा करता है। जो प्लाज्मा है वह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलित रूप में परिवहन करता है, ठीक है। WBC का आकार क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसे याद रखिएगा। प्लेटलेट क्या करता है, यह आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। RBC में क्या होता है, RBC में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी सल्फर ट्राइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन की इसका pH मान क्या होगा, pH मान 7 के बराबर होगा, तो उसे हम उदासीन कहते हैं। और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब अम्लीय हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय गुणनफल प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, वेग कैसी राशि है,
सदिश राशि है ना, तो आपका आंसर भी जो आएगा, जो आंसर आएगा वह भी सदिश होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात दूरी क्या है, अदिश है, तो इसको काट दीजिएगा। उसके बाद विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विस्थापन आएगा। ठीक है, आपका क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर आपका हो जाता है विस्थापन बटा के समय होता है। ठीक है, वेग आपकी सदिश राशि है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, तो इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको दे कि गति और समय का गुणन दे दे, गति और समय का गुणन दे दे, तो यह क्या बताएगा, यह आपको दूरी को बताएगा। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, गति कैसी राशि है, अदिश राशि है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, संवेग आपका सदिश है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए छोटी छोटी गोलियों में, बी स्टार्च में, सी कार्बोहाइड्रेट में और डी अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है यह आपका मतलब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोटीन का सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है वह अमीनो अम्ल होता है। अमीनो जो अम्ल होता है वह आसानी से पच जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल ही क्या होता है, प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जिसका आपका कोशिका में एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, देख लेते हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही है, और कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल मॉलिक्यूल है वह ग्लूकोज है। यानी कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इन सभी से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का पाचन इसमें होगा, अमीनो अम्ल में होगा। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो न्यूलैंड ने 1866 में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, और उस समय केवल 56 तत्व ज्ञात थे। पहला जो तत्व था हाइड्रोजन था, और लास्ट वाला था आपका थोरियम। इसे भी याद रखिएगा, थोरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 56 तत्व मौजूद थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपका फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r²। जब हम दूरी को दोगुना करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, F समानुपाती 1 अपान r²। जब दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। यानी दूरी आपका कितना हो गया, F समानुपाती 1 अपान r² है, तो दूरी आपका क्या हुआ है, 2 गुना बढ़ गया है। ठीक है, दूरी को हम 2 गुना कर दिए हैं, तो जो आपका बल है वह 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r² में है। ठीक है, इसलिए वह 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कैपिटल G का मान, उसे भी याद रखिएगा। कैपिटल G का मान होता है 6.672 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 6.672 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², इसका मान याद रखिएगा। जी की खोज किसने की थी, तो जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है, बार बार हर एक एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, यह प्रश्न पूछा जाता है। और यह प्रश्न डाउटफुल होता है, क्योंकि 2 प्रकार से पूछता है। एक तो होता है EEG और एक होता है ECG।
तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ECG, ठीक है, इसे याद रखिएगा। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ। जब इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ आए तो इसका मतलब समझिए मस्तिष्क, ठीक है। और ECG का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियो, सी का मतलब कार्डिक, कार्डिक मतलब क्या होता है, हृदय, कार्डिक मतलब हृदय। तो जब भी ECG आए तो समझ लीजिएगा वह हृदय से संबंधित है, ठीक है। तो EEG किससे संबंधित है, वह मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, EEG और ECG। ECG जब भी आए तो वह आपका हृदय से संबंधित हो जाएगा, और EEG आए तो वह मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डबराइनर त्रिक का सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, ठीक है। तो डबराइनर के जितने भी ट्रिक है उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है उससे, तो उन सभी को याद रखिएगा। पहला ट्रिक था आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। उसके बाद था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी को याद रखिएगा। इसमें दिया है लिथियम और सोडियम के साथ कौन था, पोटेशियम था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी होती है। ऑप्शन ए है वेग, बी है क्षेत्रफल, और सी है संवेग, और डी है बल। तो किसमें वृद्धि के साथ दबाव में कमी आती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ क्या होता है, दबाव में कमी आता है। दाब बराबर क्या होता है, आपका दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल, यानी कि जो दाब है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय हैलोजन का खोज हुआ था, क्षार धातुएं खोजी गई थी, क्षारीय मृदा धातुएं भी खोजी गई थी, लेकिन उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबेल गैसें का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। जो ग्रुप 18 में जितने भी तत्व हैं सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें यानी कि उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब कैसी है, ये सब अक्रिय गैस है, इसे हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। मेंडलीव ने जो भी तत्वों का व्यवस्था किया था वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया था, इसे भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मेंडलीव ने कैसा तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इसने किसमें किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और मेंडलीव के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।